रूस यूक्रेन युद्ध में सितंबर में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। जब यूक्रेन दावा कर रहा था कि वो रूस में कई किलोमीटर भीतर घुस चुका है, तभी दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन पर एक ऐसा हमला कर दिया जिसके बाद रूस का अगला टारगेट राजधानी क्यों बनती हुई नजर आ रही है। रूस के बेलगरद में यूक्रेन का हमला। यूक्रेन के खार्किव में रूस का हमला। यूक्रेन के सुमी में रूस का हमला। टॉप कमांडरों के साथ ज़ेलेंस्की की बैठक। तस्वीरें बहुत डरावनी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का यह भयावह विनाश काल है। 2.5 सालों में इतना भीषण हमला नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। पिछले 5 दिनों से रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे को जला डालने पर आमादा हैं। रूस ने यूक्रेन के खार्किव पर बड़ा हमला किया है। ये तस्वीरें खार्किव की ही हैं। ताजा अपडेट यह है कि रूस की फौज ने एक रिहायशी इमारत और बच्चों के ग्राउंड पर हमला किया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 55 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तोप चलती है तो उम्र कहां देखती है। मासूम के खून से खार्किव कांप उठा है। वैसे खार्किव वो जगह है जहां रूस अपना दबदबा कायम कर चुका है, लेकिन यूक्रेन के पलटवार को 0 डिग्री पर पहुंचा देने के लिए रूस ने हमले कभी बंद नहीं किए। आपको आगे दिखाएंगे कि यूक्रेन के जलते शोलों ने कैसे रूस को तबाह कर डाला है। उसके पहले रूस के गाइडेड बम कैसे यूक्रेन को जलाकर राख कर रहे हैं, देख लीजिए। खार्किव के बाद यूक्रेन के दूसरे क्षेत्र सुमी की तस्वीर देखिए। रूस की फौज ने यहां भी बम गिराया है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। रूस इस वक्त यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रहा है। खार्किव, सुमी के अलावा डोनेस्क और लिविका, कोमिशिविका, माइकोलाइविका, नोवोजेलांड को टारगेट कर रहा है। В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланная в Донецкой Народной Республике. Нанесено поражение формированием 7 механизированных, 2 егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 2 бригад теробороны и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений Вооруженных сил Украины. इन हमलों में रूस को कामयाबी जितनी मिलनी चाहिए उतनी जमीन पर नहीं दिख रही। युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन की जिन जगहों को रूस निशाना बनाता था, वहां से लोग पलायन करने लगते थे। ज़ेलेंस्की की फौज भी पीछे हट जाती थी। इंटरनेशनल बिरादरी पुतिन की आलोचना में जुट जाती थी। लेकिन अब यूक्रेन के लोग और फौज पुतिन के हमले को रूटीन मान चुके हैं। खून और लाशें देखने की आदत बन गई है। इसका असर ये हुआ है कि रूस की सेना से लोगों ने डरना छोड़ दिया है। इसका असर सिर्फ यूक्रेन के अंदर नहीं दिख रहा, यूक्रेन की फौज की रूस के भीतर घुसकर बढ़त में भी दिख रहा है। रूस अब तक यूक्रेन पर हमला कर खुद को महफूज मान रहा था, लेकिन अब पुतिन के पांव तले से उनकी जमीन ही खिसकती जा रही है। यूक्रेन पुतिन से भी बड़ा हमला कर रहा है। यूक्रेन ने ताजा दावा किया है कि वो रूस के कुर्स्क में 2 किलोमीटर और भीतर घुस गया है। 100 से ज्यादा इमारतों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना 6 अगस्त को रूसी इलाके में दाखिल हुई थी और तभी से वो आगे बढ़ते हुए 35 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब किसी देश की सेना रूस में दाखिल हुई है और वो आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सेनाओं के प्रमुख कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की को सुनिए।
रूस की भूमि पर कब्जे का विस्तार करते हुए यूक्रेन की सेना कुर्स्क में 2 किलोमीटर और आगे पहुंच गई है। इस प्रकार से करीब 1300 वर्ग किलोमीटर रूस का इलाका यूक्रेन के कब्जे में आ गया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ज्यादा रूसी क्षेत्र पर कब्जे और यूक्रेनी जनता की रक्षा के लिए सहयोगी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है, जबकि सहयोगी यूरोपीय संघ के देशों ने यूक्रेनी सैनिकों को नए हथियार चलाने और युद्ध कौशल का प्रशिक्षण जल्द शुरू करने की घोषणा की है। ये प्रशिक्षण यूक्रेन में नहीं बल्कि उसके नजदीक मित्र देश में होगा। ज़ेलेंस्की फ्रंट पर खेल रहे हैं तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। नाटो से मिल रहे समर्थन के कारण इसी की आशंका जताई जा रही है। सवाल फिर क्या रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की हार दिखने लगी है, या यह युद्ध बिना किसी निर्णायक फैसले के इतिहास के गुप्त अंधेरे में भटक कर दम तोड़ देगा? इस सवाल का जवाब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन तथ्य यह है कि पुतिन चूक गए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ज़ेलेंस्की को मिल रही मदद और रसद के स्टॉक अनंत काल तक नहीं चलने वाला। लिहाजा पुतिन ने सर्दी वाला प्लान बना लिया है। रूस यूक्रेनियों को ठंड में तड़पा कर मारना चाहता है। यूक्रेन में सर्दी बर्फीली और ठंडी होती है, जिसमें तापमान 0 से काफी नीचे चला जाता है। दिसंबर से मार्च तक चलने वाले सर्दियों के महीनों के दौरान देश का औसत तापमान 23 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -4.8 C और 36 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 2 C के बीच रहता है। कुछ क्षेत्रों में जहां अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति काम करती है, तापमान नियमित रूप से -21.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। जब यूक्रेन में इतनी कड़ाके की ठंड होती है तो लोगों को गर्म रहने के लिए बिजली की जरूरत होगी। ऐसे में रूस का यूक्रेन के बिजली घरों को निशाना बनाने का मतलब है कि ठंड में लोगों को परेशान करना। अगर ज्यादा दिनों तक लगातार ऐसे हमले होते रहे तो लोगों को कपाने वाली ठंड में भी जान जा सकती है। यही वजह है कि रूस ने पिछली सर्दियों के पहले भी यूक्रेन के बिजली घरों को निशाना बनाया। अब इस साल भी सर्दी आने से पहले यूक्रेन के एनर्जी सेंटर रूसी फौज के टारगेट पर हैं। जहां रूस का टारगेट यूक्रेन है, वहीं पुतिन स्वयं टारगेट पर है। व्लादिमीर पुतिन 3 सितंबर को मंगोलिया दौरे पर जाने वाले हैं। इस बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने कहा है कि अगर पुतिन मंगोलिया जाते हैं तो वहां के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें गिरफ्तार करें। मंगोलिया आईसीसी का सदस्य है, लेकिन वो आईसीसी का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि अगर वो पुतिन की गिरफ्तारी नहीं करता तो उसके खिलाफ प्रतीकात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। पिछले साल मार्च में आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। कोर्ट ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोपों के आधार पर पुतिन को वॉर क्राइम के लिए जिम्मेदार माना था। यह पहला मौका था जब आईसीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के किसी सदस्य देश के टॉप लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। आईसीसी के पुतिन के नाम वारंट जारी करने पर रूस ने अपमानजनक बताया था। यूक्रेन ने भी पुतिन के मंगोलिया जाने पर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि मंगोलिया को मालूम होगा कि पुतिन युद्ध अपराधी है और आईसीसी ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। वारंट जारी होने के बाद रूसी राष्ट्रपति की किसी आईसीसी मेंबर देश की ये पहली यात्रा होगी। पुतिन वारंट जारी होने के बाद से अब तक 11 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। इनमें चीन, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश शामिल हैं। हालांकि वो अब तक किसी भी ऐसे देश की यात्रा से बचते रहे हैं जो आईसीसी का मेंबर है। रूस पुतिन पर लगे आरोपों को खारिज करता रहा है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक मंगोलिया में गिरफ्तारी के सवाल पर राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन के दौरे को लेकर उन्हें कोई फिक्र नहीं है। 1939 में सोवियत संघ और मंगोलिया की सेना ने मिलकर जापानी सेना को हराया था। 3 सितंबर को इसके 85 साल पूरे हो रहे हैं। पुतिन इसी समारोह का हिस्सा बनने राजधानी उलान बटोर जा रहे हैं। आईसीसी के पास किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है और अपने आदेश का पालन करने के लिए वो अपने सदस्य देशों पर निर्भर रहता है।
1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी की शुरुआत हुई थी। ये संस्था दुनिया भर में होने वाले वॉर क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। ये संस्था 1998 के रोम समझौते पर तैयार किए गए नियमों के आधार पर कार्रवाई करती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग में है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 123 देश रोम समझौते के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं। पुतिन आगे क्या करेंगे? ज़ेलेंस्की के दिमाग में रूस में घुसने के बाद क्या करने का प्लान है और मंगोलिया पुतिन के साथ क्या करता है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। लेकिन ये सवाल इतने उलझे हुए हैं कि जवाब मिलने में अभी कितना वक्त लगेगा, कह पाना मुश्किल है।